रात का समय, एक साधारण सा गांव का घर। आरती बेचैनी से खिड़की के पास बैठी है। उसका बेटा रोहित पास में बैठा है। बेटा, रात बहुत हो गई है। ना जाने तेरे पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए। माँ, पिताजी कब आएंगे? उन्होंने तो कहा था कि आज मेरे लिए समोसे लाएंगे। बेटा, चिंता मत कर। तेरे पिताजी आते ही होंगे। तुम खाना खा लो। माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक पिताजी घर नहीं आ जाते। आरती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलकती है। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा करते हैं, मैं जया अम्मा को बुलवा लेती हूँ। ठीक है माँ, मैं जाकर उन्हें बुला लाता हूँ। रोहित बाहर निकलता है और थोड़ी देर में जया अम्मा को लेकर आता है। क्या हुआ आरती? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? अम्मा, ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन है। किशोर अब तक घर नहीं आए। हर रोज तो शाम तक लौट आते थे, लेकिन आज इतनी देर हो गई। बेटी, तू चिंता मत कर। हो सकता है काम में देर हो गई हो। वो आते ही होंगे। आरती के चेहरे पर चिंता बनी रहती है। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती है। कुछ समय बीत जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है किशोर आ गए हैं। वह दरवाजा खोलती है तो सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं। उन्हें देख आरती का दिल बैठ जाता है। क्या यह किशोर का घर है? जी, ये उनका ही घर है। मैं उनकी पत्नी। सब ठीक तो है ना? पुलिस अधिकारी कुछ पल चुप रहता है, फिर भारी आवाज में बोलता है। आपके पति का काम के दौरान एक हादसे में निधन हो गया है। वो सीढ़ी पर चढ़ते समय गिर गए और उनकी जान नहीं बच पाई। यह सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह स्तब्ध खड़ी रह जाती है। बेटी, संभाल खुद को। भगवान की यही मर्जी थी। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अम्मा, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मेरे रोहित का क्या होगा? वो तो अभी बहुत छोटा है। हे भगवान, तुझे मेरे मासूम बेटे पर भी दया नहीं आई। किशोर की मौत के कुछ दिनों बाद घर का सारा पैसा खत्म हो चुका है। आरती छोटे से किचन में बैठी रोहित को थोड़ा सा बचा हुआ खाना परोस रही है। रोहित की आंखों में भूख और मासूमियत साफ झलकती है। माँ, आज खाना इतना कम क्यों है? बेटा, तू बस खा ले। कल मैं कुछ काम ढूंढकर और अच्छा खाना लाऊंगी। आरती ने किसी तरह रोहित को खाना खिलाया। अगले दिन सुबह वह गांव में काम मांगने निकलती है। आरती पहले अपने पड़ोसी श्यामलाल के घर जाती है। श्यामलाल बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा है। श्यामलाल भैया, मुझे आपके घर कोई काम मिल सकता है? सफाई, खाना बनाना, कुछ भी कर लूंगी। देखो बहन, अभी तो हमारे घर में कोई काम नहीं है। तुम किसी और के घर पूछ लो। आरती मायूस होकर दूसरे घर जाती है। ये सिलसिला कई घरों तक चलता है। हर जगह से उसे सिर्फ नकारात्मक जवाब मिलता है। कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? क्या सब मेरी हालत देखकर भी अनजान बन रहे हैं? माँ, काम मिल गया। अब हम कुछ अच्छा खा सकेंगे, है ना? आरती जैसे ही रोहित को अंदर ले जाती है, तभी मकान मालिक का आना होता है। वह गुस्से में दरवाजा खटखटाता है। आरती, बाहर आओ। जी, क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? तुम्हारे पति के जाने के बाद से तुमने किराया नहीं दिया। अब 3 महीने का किराया बकाया है। मालिक, थोड़ा समय और दे दो। मैं काम ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। रोहित के साथ मैं सड़क पर कैसे रहूंगी? मुझे तुम्हारी दिक्कतों से कोई मतलब नहीं। अगर कल तक किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर खाली करना होगा। मकान मालिक चला जाता है। आरती एक कोने में बैठकर सोचने लगती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया? मेरे रोहित का क्या होगा? मैं उसे कैसे पालूंगी? इतनी परेशानियों के बाद आरती को अपनी माँ की याद आने लगी। आरती के पिता का निधन बहुत पहले हो चुका था। उसके 2 भाई थे, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। बड़े भाई भीमा का एक छोटा बच्चा भी था। किराया न दे पाने के कारण आरती ने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। माँ, किराया ना भरने की वजह से मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। आप तो जानती हो, हमारे पास आप लोगों के सिवा और कोई सहारा नहीं है। बेटी, भगवान ने तुझ पर बहुत बड़ा सितम किया है। इतनी कम उम्र में तुझे विधवा बना दिया। माँ, पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आप कैसी हैं? बेटी, मैं ठीक हूँ,
लेकिन तेरे दोनों भाई और उनकी पत्नियां, उनके पास अब मेरी कोई अहमियत नहीं बची। अपने अपने काम में इतने उलझ गए हैं कि अब मुझे कोई पूछता भी नहीं। एक वक्त था जब तेरे दोनों भाइयों में से एक भी बीमार पड़ जाता था तो पूरी रात जाग जाग कर हम दोनों पति पत्नी निकाल देते थे। और एक ऐसा वक्त है जो इन दोनों में से कोई हमें एक बार भी पूछने नहीं हटा बेटी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मैं आपका और राधा का ख्याल रखूंगी। पर तेरा ही है, तू यहाँ हमेशा रह सकती है, लेकिन तुझे समझना होगा कि तेरे भाई और उनकी पत्नियां कैसे बदल गए हैं। लो, आ गई तुम्हारी बहन अपने बोरियां बिस्तर के साथ। लगता है अब यहीं टिकने का इरादा है। सही कह रही हो, अपने खर्चे वैसे ही पूरे नहीं हो पाते, अब इनका बोझ भी उठाना पड़ेगा। आरती उनकी बातें सुन लेती है और चुपचाप माँ के पास आकर बैठ जाती है। माँ, मैं जल्द ही नौकरी की तलाश करूँगी। जैसे ही कुछ कमाई शुरू होगी हम कहीं और किराए का घर ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ ज़्यादा दिन आपका और भाइयों का बोझ नहीं बनना चाहती। बेटी, मैं तुझे क्या कहूँ, मैं तो खुद ही तेरे भाइयों पर बोझ बन गई हूँ। काश आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। अगले दिन आरती गांव में काम की तलाश में निकलती है। ज्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। कई घरों के चक्कर लगाने के बाद उसे गांव के एक अमीर सेठ के घर साफ सफाई का काम मिल जाता है। आरती का हर दिन सुबह से शुरू होकर शाम तक काम में बीतने लगा। वह सुबह घर के छोटे मोटे काम निपटाती और फिर सेठ के घर जाकर साफ सफाई करती। एक दिन आरती की भाभी सुमन उससे कहती है, दीदी, मैं सोनम को स्कूल से लेने जा रही हूँ। तब तक तुम खाना बना लेना और कपड़े धो देना। ठीक है भाभी, मैं कर लूँगी। आरती का बेटा राहुल वहां आकर कहता है, माँ, मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। हाँ हाँ, यहाँ तो जैसे पैसे के पेड़ लगे हैं जो तोड़कर राशन ले आएंगे। सारा दिन खाने के पीछे ही पड़ी रहती है। जब खाना बनेगा तब मिलेगा। सुमन ताने मारते हुए कहती है। राहुल यह सुनकर रोने लगता है। आरती उसे चुप कराती है और रात का बचा हुआ खाना देकर शांत करती। आरती की माँ सुशीला अपने बड़े बेटे बबलू से कहती है, बबलू बेटा, कई दिनों से कह रही हूँ, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे कुछ साफ नहीं दिखता, तुम मेरे लिए चश्मा बनवा दो। अरे माँ, आप ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर खाली बैठा रहता हूँ। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। बेटा, तू ही बना दे गुड्डू, बुढ़ापे में अब मेरी नजर कमजोर हो गई है। माँ, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। आप तो जानती हैं मेरी कमाई कितनी कम है। आप भैया से क्यों नहीं कहती? दोनों बेटे बात को टालकर वहां से चले जाते हैं। सुशीला बाहर आंगन में रखी चारपाई पर बैठकर रोने लगती है। तभी बबलू की पत्नी सुमन वहां आती है। माँ जी, आपकी आंखों से छोटी छोटी बातों पर गंगा जमुना बहने लगती है। बहू, तुम्हें तो पता है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखता नहीं है। मैं कई दिनों से बबलू से चश्मा लाने को कह रही हूँ। चश्मा मुफ्त में थोड़ी आता है माँ जी, पैसे लगते हैं। आपका दूसरा बेटा भी तो है, उससे क्यों नहीं मांगती? सुशीला सुमन की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगती है। अगले दिन राहुल अपनी नानी सुशीला के पास दौड़ता हुआ आया। उसके छोटे हाथों में एक नया चश्मा था। नानी, देखो, आपके लिए चश्मा लाया हूँ। अब आपको चीजें साफ साफ दिखेंगी। तूने ये कहाँ से खरीदा बेटा? मैंने अपनी गुल्लक तोड़ी और जो पैसे जमा किए थे उनसे ये चश्मा खरीदा। सुशीला कुछ बोल पाती इससे पहले बबलू गुस्से में घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। ये क्या हो रहा है? राहुल, ये चश्मा कहाँ से आया? शोर सुनकर आरती जल्दी से बाहर आई। क्या हुआ भैया? तुम अनजान मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है ये सब कैसे हुआ है। भैया, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आखिर बात क्या है? तुम्हारी इस बेटे ने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं, या फिर ये तुम्हारा ही आइडिया होगा। बेटा, सच सच बताओ, ये चश्मा कहाँ से आया? माँ, मैंने आपकी गुल्लक तोड़ी थी। मैं चाहता था कि नानी को नया चश्मा दूं ताकि उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे। मैंने चोरी नहीं की, माँ। अच्छा, तो अब तुमने अपनी बेटी को झूठ बोलना भी सिखा दिया। तुम्हें क्या पता पैसे कमाने की कीमत क्या होती है? तुम बस यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो। भैया, अगर तुम्हें लगता है कि हम यहाँ बोझ हैं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन याद रखना, रिश्तों को तोड़ने का गुनाह इतना बड़ा है कि एक दिन ये तुम्हें भी महसूस होगा। भाई के इस कड़वे तानों ने आरती का दिल छलनी कर दिया। उसने राहुल को अपने पास खींच लिया
और उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ, अब मैं अपना जीवन खुद संभाल लूंगी, बस आप हमारे लिए दुआ करना। बेटी, काश आज तेरे पिता जिंदा होते। वो होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता, सब कुछ ठीक कर देते। आरती अपनी बेटी राहुल को लेकर घर से चली गई। उसने पास ही एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। अपने कमरे में बैठी आरती ने अपनी बेटी को देखा और खुद से वादा किया, अब मैं अपनी राहुल के लिए कुछ ऐसा करूंगी कि वो किसी पर निर्भर ना रहे। ये संघर्ष हमारा भविष्य बदलेगा। सुशीला के कमरे में उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। वह बिस्तर पर लेटी हुई है। बबलू और गुड्डू आस पास ही हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर चिंता की रेखा नहीं। सुशीला धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती है। बेटा, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी थी, क्या तुमने वो दवाएं ले आई? माँ, इस महीने खर्चे वैसे ही बहुत ज्यादा हैं। दवाओं के लिए पैसे नहीं बचे। हाँ, और वैसे भी अब तुम्हारी बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। ये दवाएं भी कुछ नहीं करेंगी। गांव का माहौल शांत है, लेकिन विमला की मृत्यु के बाद उसके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी अर्थी तैयार हो चुकी है। बेटों और बहुओं की बेरुखी साफ नजर आ रही है। गांव वाले जुटे हैं, लेकिन कोई सहायता करने को आगे नहीं आ रहा। बेटों की ये बेरुखी देखकर दिल दुखता है। ऐसी माँ को तो बेटे सिर पर बिठाते हैं। अरे, कलयुग आ गया है भाई। अब माँ बाप को कौन पूछता है। अर्थी उठाने की तैयारी हो रही होती है, तभी अचानक सेठ वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ता साफ झलक रही है। वह जोर से चिल्लाता है, रुको, ये अर्थी श्मशान नहीं जाएगी। गांव वाले और बेटों के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। बबलू और गुड्डू आगे बढ़ते हैं। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी माँ की अंतिम यात्रा में बाधा क्यों डाल रहे हैं? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। जब तक मेरा कर्ज वापस नहीं मिलेगा, ये अर्थी यहां से हिलेगी नहीं। देखो भाई, हमारे पिताजी का कर्ज था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम क्यों भरें उनका कर्ज? अगर तुम्हें कर्ज चाहिए तो जाओ, अर्थी ले जाओ। तुम्हें जो करना है करो। गांव वाले गुस्से और शर्मिंदगी से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अरे राम, ये कैसे बेटे हैं? माँ बाप की इज्जत तो इनसे दूर की बात है। ऐसे बेटों से तो बेटा ना होना ही बेहतर है। इन लोगों ने माँ की जिंदगी में भी सुख नहीं दिया और अब मरने के बाद भी शांति नहीं दे रहे। अर्थी वहीं पड़ी रहती है। गांव वाले तमाशा देख रहे हैं। ये बात सविता तक पहुंचती है। वह भागती हुई वहां पहुंचती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और आंसू लगातार बह रहे हैं। सेठ जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पास ये कुछ जेवर और थोड़े पैसे हैं, कृपया इन्हें ले लीजिए, पर मेरी माँ की अर्थी को मत रोकिए। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर जाती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है। अगर ये भी काफी न हो तो मैं आपके घर में जीवन भर काम करूंगी। जब तक आपका कर्ज चुकता न हो जाए, मैं वहां से नहीं जाऊंगी, पर मेरी माँ की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। सेठ सविता की बात सुनकर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सविता को उठाता है। उठो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, देखो बेटी, मुझे तुम्हारे पिताजी से पैसे लेने नहीं बल्कि देने थे। हाँ, मैंने तुम्हारे पिताजी से पैसे उधार लिए थे और अब उन्हें लौटाने आया था। लेकिन जब यहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि तुम्हारी मां का देहांत हो गया है। मैं असमंजस में था कि पैसे किसे दूं, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं देखना चाहता था कि हरिदास और विमला के असली प्यार करने वाले कौन हैं, और आज ये साफ हो गया कि उनकी असली औलाद तुम हो। तुम्हारे भाई तो सिर्फ नाम के बेटे हैं। ये तुम्हारा हक है बेटी। ये पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं जो मैं लौटाने आया था। सविता के हाथ में पैसे देखकर बबलू और गुड्डू की नजरें बदल जाती हैं। सेठ जी, अगर ये पैसे हमारे पिताजी के हैं तो हम भी उनके बेटे हैं। हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। हाँ, हमसे क्यों छिपाया जा रहा है? आखिर हमारे पिताजी ने ये पैसे आपको दिए क्यों थे? सेठ गहरी सांस लेता है और उनकी ओर देखते हुए बोलता है, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये पैसे तब दिए थे जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जरूरत? कैसी जरूरत? मेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। मेरे पास न खेत बचा था न घर। मैंने तुम्हारे पिताजी से मदद मांगी। और उन्होंने आपको इतने पैसे कहां से दिए? उन्होंने तुम्हारे गांव का अपना एकमात्र खेत बेच दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे परिवार को बचा सकें। ये सुनकर बबलू और गुड्डू एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं।
गांव वाले भावुक होकर सुन रहे होते हैं। तुम्हारे पिताजी ने अपनी जमीन कुर्बान कर दी, लेकिन कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। वह सच्चे दोस्त थे। आज मैं वो सब लौटाने आया हूं जो उन्होंने मेरे लिए कुर्बान किया था। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं। हरिदास जैसे दोस्त और पिता हर किसी को नहीं मिलते देखा। हमें नहीं पता था पिताजी ने ऐसा किया था। कि हमने हमेशा उन्हें गलत समझा। लेकिन तुम लोग उनके बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारे लालच और बेरुखी ने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दी। सेठ पैसे सविता के हाथ में रख देता है। सिर्फ सविता इस धन की असली हकदार है, क्योंकि उसने अपनी माँ और पिता की इज्जत और प्यार को समझा। सविता आंसुओं से भरी आंखों के साथ पैसे लेती है और माँ की अर्थी के पास जाकर सिर झुका लेती है। गांव वाले सविता की प्रशंसा करते हैं। बबलू और गुड्डू शर्मिंदगी में सिर झुका लेते हैं। भगवान करे हर घर में सविता जैसी बेटी हो। बेटे तो अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।